हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे मातृ मृत्यु दर के बारे में। मैटरनली मोर्टलिटी रेट क्या होता है, MMR इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, साथ ही साथ हम MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ 100 क्वेश्चन की एक श्रृंखला भी चला रहे हैं। साथ में 100 प्रश्नों की सीरीज वो भी हम कवर करवा रहे हैं। जैसे एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन मिक्स वाले आने हैं, तो ऐसे भी हम एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में MCQ टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको सारी वीडियो एक लाइन से मिल जाएंगी। और हाँ, तो बता दें, जो लोग PDF चाहिए, जो लोग PDF के लिए SMS कमेंट करते हैं, उनको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर एग्जाम आरजू क्लासेस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर डेली आपको PDF मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। लिखा है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, MMR, इसको शॉर्ट में MMR बोला जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से हमने मातृ मृत्यु दर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है, देखो, ये आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ऐसे मिलेगा कि जो MMR निकाला जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये कैसे निकाला जाता है। तो एक WHO ने बताया है कि एक वर्ष में 100 जीवित पैदा हुए बच्चों पर उसी वर्ष गर्भावस्था, प्रसव अथवा सूती का अवस्था, डिलीवरी के बाद अगले 6 सप्ताह या 42 दिन का समय के दौरान गर्भावस्था या प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली मृत्यु का कुल संख्या मातृ मृत्यु दर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इसे संक्षिप्त में MMR कहा भी जाता है। आपको अगर आपको एग्जाम में MMR देखने को मिले तो वहाँ पर समझ जाइए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर होता है। अच्छा, ये बताया गया था कि डिलीवरी के समय 6 सप्ताह या 42 दिन तक, 6 सतह 42, 6 हफ्ता या 42 दिन के बाद अगर महिला की मौत हो जाती है तो उसे हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। अगर बेबी बर्थ किया, ठीक है, जन्म से लेकर 6 हफ्ता तक यानी 42 दिन तक अगर महिला की मौत हो जाती है तो उसे हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। और ये कहा जाता है 100 जीवित बच्चे पैदा हुए बच्चे, मतलब ये आकलन जो किया जाता है, MMR निकाला जाता है। देखो फार्मूला कैसे दिया है नीचे, अब देखो एक फार्मूला दिया है, क्या है, MMR कैसे निकाला जाता है, मातृ मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है। एक वर्ष में गर्भावस्था, प्रसव या सूती अवस्था के दौरान गर्भवती या प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं में होने वाली कुल मृत्यु, यानी क्या है, गर्भावस्था के दौरान या जन्म बच्चा का हुआ उसके बाद अगर महिला की मौत हो गई तो उसकी कुल संख्या, उस वर्ष जीवित बच्चों की कुल संख्या, यानी कि महिला की संख्या और जीवित बच्चों की संख्या कितनी हुई है, उसको हम 1000 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो रेट हमारा निकलते आता है वही हमारा मातृ मृत्यु दर होता है, वही हमारा MMR होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, तो आप इसका फार्मूला क्या होगा, इस फार्मूला पर डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक आपको एग्जाम में देखने को कहीं मिल जाए कि अगर मातृ मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, एक वर्ष में गर्भावस्था, प्रसव या सूती अवस्था के दौरान, मतलब गर्भावस्था के दौरान भी होता है, प्रसव या मतलब प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद संबंधी कारणों के महिलाओं में होने वाले कुल मृत्यु, यानी महिलाओं की कुल मृत्यु, और उस वर्ष जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनकी संख्या गुणे, यानी 1000 जो भी निकल के आता है वही हमारा मातृ मृत्यु दर होता है। यदि किसी समुदाय या किसी देश की मातृ मृत्यु दर कम होती है तो वह इस बात का संकेत है कि वहाँ के लोग स्वस्थ स्तर अच्छा है। विकसित देशों में मातृ मृत्यु दर का आंकड़ा विकासशील देशों की तुलना में कम है। कहने मतलब अगर किसी देश में मातृ मृत्यु दर कम हो रही है तो समझ जाइए कि वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, वहाँ के लोग बहुत स्वच्छ हैं, वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं कि जानते हैं कि हाँ, माँ को मृत्यु से कैसे बचाना है, माँ का ख्याल कैसे रखना है, माँ का स्वास्थ्य कैसे रखना है। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत जागरूक होते हैं। और कहा गया है, साथ ही कहा गया है, जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो कम होता है विकासशील देशों की अपेक्षा। जैसे विकासशील हमारा भारत देश क्या है, विकासशील है, और इससे USA हो गया, अमेरिका हो गया, वो विकसित है, वहाँ पर मातृ मृत्यु दर कम होती है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा है। किसी देश में मातृ मृत्यु दर कम होना इस बात का प्रतीक है कि वहाँ की महिलाओं के गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया या सूती अवस्था के दौरान उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कहने मतलब उसने बताया है कि मातृ मृत्यु दर जो होती है वो मेडिकल फैसिलिटी भी डिपेंड करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेडिकल फैसिलिटी होती है वो महिला को नहीं मिल पाती है,
ठीक अच्छी, तो इस कारण भी महिला की डेथ हो जाती है। मान लो किसी महिला को प्रसव कराना है, उसका सही समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाई, सुविधा नहीं मिल पाई, हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस हालत में उसकी नाजुक हालत है और वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो मोर्टेलिटी जो रेट हमारा होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, स्वास्थ्य सेवाएँ भी जो होती हैं ये बहुत बड़ा मोर्टेलिटी रेट जो मातृ मृत्यु दर होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान करती हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ खासकर। ठीक है, अब देखेंगे मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्बिडिटी क्या होती है, मोर्बिडिटी क्या होती है। मातृरोगता, महिलाओं में गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा सूती अवस्था के दौरान गर्भावस्था अथवा प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण होने वाली रोगता मातृरोगता कहलाती है। स्वास्थ्य संबंधी जो हो गए हैं वही मातृ, हम देखो हिंदी में ये हमको उच्चारण थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में मैटरनल हमको आसान लग रहा है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर हिंदी वाले हैं तो आपको मातृ मिलेगा, अगर इंग्लिश वाले हैं तो आपको मैटरनल मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमको इसका प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा अटपट लग रहा है, मार्थ। ठीक है, मार्थ थोड़ा अटपट लग रहा है, मैटरनल हमको इजी लग रहा है। अब देखेंगे मातृ मृत्यु तथा रुग्णता के कारण क्या होते हैं। मातृ मृत्यु तथा रुग्णता के कारणों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है कि मातृ मृत्यु दर होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, उसका क्या कारण है। एक तो चिकित्सीय होगा, एक होगा सामाजिक। चिकित्सीय ये होता है कि मतलब समाज में जो महिला का प्रसव कराना है तो वहाँ पर उसको सही से चिकित्सा नहीं मिल पाती है, सही से उसको हॉस्पिटल नहीं मिल पाता है, सही से वहाँ पर अगर उसके शरीर में खून है तो वहाँ पर उसको खून की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस प्रकार की तमाम चिकित्सीय जो कारण होते हैं इससे उसकी मौत का कारण बनती हैं। ठीक है, तो एक हो गया चिकित्सीय, दूसरा हो गया सामाजिक। सामाजिक क्या है, महिला की आर्थिक स्थिति, यानी कि कोई गरीब घर की महिला है, उसको सही से ना दवा मिल पा रही है, ना सही से खाना मिल पा रहा है, ना सही किसी प्रकार की स्वच्छता हो पा रही, ना सही से देखभाल हो पा रही, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति अगर किसी की सही होती है तो अच्छा से खाना खाता है, अच्छे से घर में रहता है, उसका भी ख्याल अच्छे से होता है। तो इस प्रकार क्या होगा, उसका जो गरीब घर की है तो उसका सही से ख्याल नहीं हो रहा, सही से स्वच्छता नहीं हो रही, तो वह जल्दी बीमार हो जाएगी, तो उसका मौत का कारण बन सकता है। तो ये प्रकार के सामाजिक कारण हो गया। अब देखेंगे दोनों जो पॉइंट हैं उनके बारे में देखते क्या हैं। चिकित्सीय कारण इनमें शामिल हैं, पहला है रक्तस्राव। यह मातृ मृत्यु एवं रुग्णता का सबसे प्रमुख कारण है। मैंने बताया था कि भारत, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे जरूर फंसेगा कि भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होती है रक्त अल्पता या खून की कमी, सबसे बड़ा कारण होती है मातृ की। ठीक है, क्योंकि महिला के शरीर में खून की कमी है, एनीमिया रोग है उसको, और डिलीवरी के समय उसका खून कुछ बाहर बह जाता है। ठीक है, अप्रॉक्स ये भी क्वेश्चन गया था कि 500 ml जो खून होता है वो महिला का बाहर शरीर के निकल जाता है प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान। तो अगर महिला के शरीर में पहले से खून कमी है और प्रसव के दौरान और ब्लड बह गया तो उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे अंततः उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो भारत देश में सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो महिला की रक्त अल्पता या एनीमिया या खून की कमी से देखने को मिलती है डिलीवरी के दौरान। अब देखो मुझे क्या, प्लेसेंटा प्रिब्रिया होती है, एब्रोप्सियो प्लेसेंटी हाइडेटेडी फॉर्मोल, गर्भपात संबंधी जटिलताएं, गर्भ शिशु को डिलीवरी के बाद भी प्लेसेंटा का अंदर ही रह जाना, ये प्रकार के हमने बीमारी बताया है कि इस वजह से भी आर्थिक स्थिति जो इस वजह से जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी होती है उसमें देखने को मिलता है और माँ का मौत कारण बनती है। दूसरा है उच्च रक्तदाब तथा संबंधी विकार, जैसे एक्लेम्पीसिया और प्री एक्लेम्पीसिया। ये मैंने बताया था कि एक्लेम्पीसिया क्या होता है, प्री एक्लेम्पीसिया क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्था प्रसव प्रक्रिया या सूती की अवस्था के दौरान होने वाले विभिन्न संक्रमण, यानी कि कभी कभी संक्रमण भी हो जाता है तो वहाँ पर महिलाओं की मौत हो जाती है। ठीक है, हृदय संबंधी बीमारियाँ, कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये भी प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। पाँचवां, एनीमिया, कुपोषण, अवरोधित प्रसव। एनीमिया खून की कमी, कुपोषण, महिला के क्या है सही से खान पान नहीं हो पाया, महिला का कुपोषित हो गई, अगर महिला कुपोषित के साथ भी होने वाला उसका बच्चा भी कुपोषित हो जाता है। तो इस प्रकार की महिला के खान पान में भी अगर कमी होती है तो वहाँ पर कुपोषित हो जाता है और महिला की मौत हो सकती है। अवरोधित प्रसव, यानी कि जब प्रसव होना है तो उसमें किसी प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो जाता है, बच्चा सही से डिलीवर नहीं कर पाता है तो डॉक्टर लोगों को ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे हम मेडिकल लाइन में सीजेरियन बोलते हैं। ठीक है, गर्भवती महिला में किडनी संबंधी बीमारियां, डायबिटीज, क्षय रोग आदि की उपस्थित होती है। कभी कभी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके अंदर किडनी की प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी को स्टोन है या किसी की किडनी में कहीं संक्रमण है तो उसकी भी मौत के कारण बन जाती हैं। और डायबिटीज़ है, मधुमेह है और क्षय रोग यानी टीबी भी कभी कभी ये कारण बनते हैं, माता की मृत्यु दर में बढ़ोतरी का कारण बनते हैं। अब देखो मैंने बताया था मैंने एक हॉस्पिटल वाला। ठीक है, एक बता रहे हैं सामाजिक कारण। निम्नलिखित समाज आर्थिक भी मातृ मृत्यु दर रुग्णता के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। निर्धनता, मैंने बताया ना, गरीबी सबसे बड़ी माँ की मौत का जिम्मेदार होती है, क्योंकि अगर जो माँ है उसके बहुत गरीब है, आप झोपड़पट्टी वाली देखे होंगे वहाँ बहुत गरीब होते हैं, वो महिला का ख्याल क्या रखेंगे, उसके खाने के लाले पड़े रहते हैं।
तो उनको पर्याप्त ना तो गर्भवती महिला को खाना सही से मिल पा रहा है, ना सही उसको आवास मिल पा रहा है, तमाम प्रकार की बीमारियों से झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार उसकी मौत भी हो जाती है। तो निर्धनता, आर्थिक स्थिति भी एक मुख्य कारण होती है माँ की मौत का। दूसरा है अशिक्षा। अशिक्षा ये होती है कि महिला को पता नहीं है कि अगर हम लोग गंदे रहेंगे तो हमको किस प्रकार की बीमारी हो जाएंगी। महिला को ज्ञान नहीं होता है कि हमको कैसे रहना है, कैसे हमको अपना ख्याल रखना है, ठीक है, कैसे बेबी का ख्याल रखना है, कैसे हम अगर गर्भवती हैं क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, अशिक्षा होने का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है माँ की मौत का। जन समुदाय में जागरूकता के अभाव। कभी कभी जो जागरूकता का अभाव होता है, अवेयरनेस होती है, ये महिलाओं में कम देखने को मिलती है। महिला का जल्दी गर्भवती होना, यानी कि क्या है, देखा होगा महिला का जल्दी गर्भवती होना। आप समझ लीजिए कि हमने देखा है कभी कभी समाज में, सोसाइटी में, कि एक बेटा उनकी गोदी में है, एक बेटा अब चल नहीं पा रहा है सही से और दूसरा बेटा फिर पैदा हो जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर फिर वैसे बेबी पैदा हो गया। इस प्रकार का जल्दी गर्भवती होना, ये कहने का मतलब है एक तो चल ही अभी खड़ा होकर चल नहीं पाया था कि मम्मी उनकी फिर से गर्भवती हो गई और फिर से उनको बच्चा होने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार जल्दी गर्भवती जो होना भी एक महिला का मौत का कारण बन पाता है। कैसे बन पाता है, क्योंकि पहली माँ अगर गर्भवती हुई, बच्चा पैदा किया, उसके बाद फिर से गर्भवती हो गई, क्योंकि क्या उसका शरीर सही से अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया और फिर से वो गर्भवती हो गई। तो इस प्रकार क्या है, माँ का सही विकास नहीं हो पाता, जिससे उसको मौत का कारण बन जाता है। रेफरल सुविधाओं का अभाव, संप्रेषण के साधनों का अभाव। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन साधनों का अभाव। संप्रेषण को हिंदी में इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब देखेंगे रोकथाम क्या होते हैं। मातृ मृत्यु दर एकरूपता के रोकथाम हेतु महिला को गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा सूती अवस्था के दौरान उचित देखभाल प्रदान की। अरे सही, सभी जानते हैं भाई, अगर महिला को मौत से बचाना है तो सही से उसका देखभाल करिए, सही से उसका खान पान रखिए, सही से उसका पोषण कीजिए, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें करिए जिससे महिला खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने बच्चे का भी स्वस्थ रहे। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा होने वाला भी स्वस्थ होगा। इसलिए माँ का ख्याल अच्छे से रखिए, बच्चे का जो ख्याल है ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। महिला को गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा सूती की अवस्था के दौरान प्रदान की जाने वाली देखभाल के बारे में पूर्व अध्याय में विस्तार को बताया जा चुका है। अध्याय में बताया जा चुका है। मैंने भी पहले पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि माँ का ख्याल कैसे रखना चाहिए। माँ की देखभाल और बच्चे की देखभाल वाला चैप्टर जो था उसमें मैंने बहुत अच्छे से कराया है। नेक्स्ट से सुरक्षित मातृत्व, सेफ मदरहुड। इसमें क्या है, महिलाओं में मातृ मृत्यु अनिवार्यता की रोकथाम हेतु उन्हें गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा शिशुअवस्था के दौरान उचित देखभाल प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के उचित प्रसव पूर्ण परीक्षण तथा जाँचें कर उसे अवश्य सलाह दी जानी चाहिए। प्रसव प्रक्रिया के हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा प्रसव प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षित एवं मौजूद होना चाहिए। कहने मतलब अगर बेबी के जहाँ पे बर्थ हो रहा है, अब अहिरा गहिरा किसी अस्पताल में झोला छाप डॉक्टर से प्रसव ना कराएं, जो वेल सर्टिफाइड मेडिकल हॉस्पिटल हों वहाँ पे जाकर प्रसव कराइए और जो प्रशिक्षित महिला होती हैं वहाँ पर उसका प्रसव कराइए। ठीक है, तो उससे क्या है, जो महिला प्रशिक्षण होंगी, वैसे आपने देखा होगा अस्पताल में जो एएनएम होती हैं, नर्स होती हैं, और जो प्रशिक्षित होती हैं, उनसे आप अपनी वाइफ का या अपनी घर में किसी महिला का प्रसव करवाइए जो वेल सर्टिफाइड हो। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर से मत कराइए, उनसे क्या है, उनको सही से पता नहीं होगा और उल्टा सीधा कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुरक्षित मातृत्व हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे नियमित 2 प्रकार की महत्वपूर्ण सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे क्या हुआ, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये NS जो होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो होता है, अभी चल रहा है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें क्या है, जो पहला है उसके अंदर पढ़ेंगे क्या है इसके अंदर। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम फेज फर्स्ट की शुरुआत 1997 में हुई थी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, नोट्स बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी बुरी लगती हैं, क्योंकि नोट्स आप बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते, क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको शॉर्ट नोट बनाइए, एकदम पोथी पत्रा बना के रख दीजिए। मोटी सी बुक मत बनाइए, पतला सा शॉर्ट नोट बनाइए जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। अगर बहुत सारी मोटी किताब बना डालेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोर लगेगा कि हाय मुझे तो इतनी किताब पढ़नी है। आप शॉर्ट नोट बनाइए और उसको बारी रिवीजन करिए, 10 बार 15 बार जितना बार हो सके रिवीजन करिए। ठीक है, जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। आपको इससे क्वेश्चन लिखा है, आप लिख लीजिए कि स्वास्थ्य कार्यक्रम फेज की पहली शुरुआत 1997 में हुई थी, बस काम खत्म, इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे इस कार्यक्रम में क्या हुआ था। इसी कार्यक्रम के फेज सेकंड की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 में हुई। पहली जो फेज के कार्यक्रम हुई थी 1997 में और दूसरा 1 अप्रैल 2005 से स्टार्ट हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की योजना एवं क्रियान्वयन के द्वारा मातृ मृत्यु एवं दुर्घटना द्वारा शिशु मृत्यु एवं दुर्घटना दर में कमी लाना, यानी कि मम्मी के साथ साथ बच्चों की जो मृत्यु दर थी उसमें भी कमी लाना। इस उद्देश्य से प्राप्त इस कार्यक्रम में निम्नलिखित रणनीति तैयार की गई थी। क्या तैयार की गई थी, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना,
प्रसव प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षित एवं दक्ष बर्थ अटेंडेंट की उपस्थिति सुनिश्चित करना। कहने मतलब जहाँ प्रसव प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर जो एएनएम करवा रही है प्रसव, या फिर कोई डॉक्टर प्रसव करवा रहा है, गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो प्रसव करवा रही हैं, वो वेल सर्टिफाइड होना चाहिए, एकदम एमबीबीएस वाली होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने इस योजना में यही था मुख्यतः। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, प्रसव प्रक्रिया के संपादन हेतु लगभग 50% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे खुले रहना। कहने मतलब जहाँ पे डिलीवरी होना है वहाँ पर 24/7 आपको इमरजेंसी है तो वहाँ पर वो हॉस्पिटल खुले रहना, इस मतलब योजना में कहा गया था। सुरक्षित गर्भपात को बढ़ावा देना। आपातकाल के दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना। मतलब आपातकालीन इमरजेंसी में जो स्वास्थ्य सेवाएं महिलाओं को दी जाती है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना। नवजात शिशु को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना। ठीक है, यौन संचालित बीमारियों तथा जनन नाल संबंधित संक्रमणों का उपचार करना। कहने मतलब जो संक्रमण वाली बीमारियां होती हैं उनको उपचार करना। रेफरल तथा संप्रेषण प्रणाली को अधिक मजबूत बनाना, यानी कि जो रेफर वाला सिस्टम होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको भी मजबूत करना। अब देखो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में क्या हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की थी। आप इसको फिर नोट डाउन लिख दीजिए कि NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 5 अप्रैल 2005 को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं हम क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित रणनीति तैयार की गई थी। क्या की गई थी, देखो इसमें क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। जो प्राथमिक हमारे CHC और PSC जो होते हैं, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और PSC जो होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनमें उनका अच्छे से सही से विकास करना और उनका शुद्धिकरण करना ये था। आयुष चिकित्सा पद्धतियों का विकास होना, रोगी कल्याण समिति का निर्माण करना। आशा देखो आपने सोचा होता आशा, ये आशा जो गाँव होती हैं इनका फुल फॉर्म होता है आशा का। ठीक, ऐसे आशा आपने कह दिया, आशा का फुल फॉर्म होता है, अभी आगे बताएंगे कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। जननी सुरक्षा योजना। अब देखो गांव में जो आशा है उनका फुल फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का फुल फॉर्म होता है, इसको फिर आप कॉपी पे नोट डाउन लिख लीजिए कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। आपका आशा का फुल फॉर्म कहीं एग्जाम में देखने को ना मिल जाए तो आपने पढ़ा है तो अच्छे से कर डालिएगा। ठीक है, आशा योजना की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की गई थी। आशा का पूरा नाम एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। आशा जन समुदाय में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से लिंक करती है। अगर आप मुख्य सेविका के पद पर चयनित है तब जानते हैं आशा की क्या भूमिका होती है। ठीक है, आंगनबाड़ी की क्या भूमिका होती है, मैंने बताया था कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या होती है। आशा के रूप में उसी गाँव की ही किसी महिला का चयन किया जाता है तथा प्राथमिक 25 से 45 वर्ष की महिला को दी जाती है। प्रायः 1000 की संख्या पर एक आशा को नियुक्त किया जाता तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में यह संख्या कम भी हो सकती है। कहा गया है कि कहीं पर जाकर 1000 की जनसंख्या है तो वहाँ पर एक आशा नियुक्त की जाएगी। अब देखेंगे आशा के कार्य क्या होते हैं। आशा के द्वारा संपादित किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्न हैं। वह अपने क्षेत्र की महिलाओं को नियमित रूप से प्रसव तथा प्रसव पश्चात देखभाल की उपयोगिता के बारे में बताती है तथा प्रसव में अस्पताल में ही करवाने के लिए प्रेरित करती है। कहने मतलब आशा तमाम बताती है कि प्रसव किसी महिला का गर्भवती है उसके आशा का दायित्व होता है, उत्तरदायित्व है, भूमिका है, जिम्मेदारी है कि उस महिला का देखभाल करे, उस महिला का ये बताए कि आप जो अगर डिलीवरी करवानी है आपको तो आप PSC या CHC में करवाइए, हॉस्पिटल में करवाइए, हम घर पर डिलीवरी मत करवाइए कि यहाँ पर आपका सही से विकास नहीं हो पाए, सही से आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित होने वाले विभिन्न गतिविधियों जैसे टीकाकरण हो गया, पूरक आहार, स्वास्थ्य जाँच को स्कूल पर ये मतलब इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी करवाना उसका काम होता है। आदि के इसी तरह के संचालन में भी भूमिका निभाती है तथा जन साधारण को इनका अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। वह जन समुदाय को उन बिंदुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करवाती है। देखा होगा आशा जो है वो महिलाओं को थोड़ा पढ़ाती हैं, बताती हैं, समझाती हैं, ये भी उसका काम होता है। व्यक्तिगत तथा पर्यावरण सुरक्षता, टीकाकरण, उचित प्रसव पूर्व तथा प्रसव बाद देखभाल, पोषण, परिवार का छोटा आकार, ये सब चीज़ें होती हैं वो आशा बताती है। छोटी मोटी बीमारियों के दौरान वह समुदाय को देखभाल भी प्रदान करती है। आशा जन्म मृत्यु पंजीकरण, डॉट्स, ORS थेरेपी आदि में भी महत्वपूर्ण मतलब जो आशा होती है किसी जो बेबी जन्म करता है उसका डेट ऑफ बर्थ बताती है, ठीक बनाती है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती है। ORS जो होता है ओरल डिहाइड्रेटेड साल्ट जो होता है मैंने बताया था, थेरेपी ये भी दी जाती है, महत्वपूर्ण भूमिका। ये सब चीज़ें जो होती है ये आशा के काम होते हैं। जननी सुरक्षा योजना, इसका विस्तृत अध्ययन इस पुस्तक के सेक्शन B में देखने को मिलेगा। एक कोई मतलब नहीं है, ठीक काट दीजिए। ठीक है, NM रोल ऑफ NM क्या होता है
सुरक्षित मातृत्व में एएनएम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एएनएम महिला को गर्भावस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा सूती अवस्था के दौरान उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर मातृ मृत्यु एवं रोगता की रोकथाम करती है। इसके अलावा जनसाधारण को मातृ मृत्यु एवं रोगता के विभिन्न कारणों तथा रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी करती है। सुरक्षित मातृत्व में एएनएम की भूमिका का अध्ययन निम्न शीर्षकों द्वारा किया जाता है। देखो क्या है इसकी, एएनएम की क्या भूमिका होती है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, वह अपने क्षेत्र की सभी जरूरतमंद महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान तथा सूती अवस्था के दौरान उचित देखभाल प्रदान करती है। कहने मतलब अगर जो उसके क्षेत्र में जो एएनएम है, मतलब उसके क्षेत्र में जो जरूरतमंद महिलाएं होती हैं गर्भावस्था के दौरान, उनकी देखभाल करना, ठीक, एएनएम का यही मुख्य काम होता है। और देखेंगे क्या है, गर्भावस्था के दौरान देखभाल करना एएनएम का। सभी गर्भवती माताओं तथा प्रसव पूर्व क्लिनिक पर रजिस्ट्रेशन करवाना, एएनएम का काम है कि रजिस्ट्रेशन करवाए जो गर्भवती महिलाएं हैं। सभी गर्भवती माताओं को संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3 प्रसव पूर्व भेंट करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। प्रसव पूर्व भेंट के दौरान महिलाओं को आवश्यक परीक्षण करना तथा सलाह देना, कहने मतलब उनसे मुलाकात करना है और भी परीक्षण की आवश्यकता जो होती है उनकी सलाह लेना। सभी गर्भवती महिलाओं को 1 महीने के अंतराल पर टीटी के 2 टीके लगवाना। टीटी क्या होता है, ये टीका होता है जो लगाया जाता है। सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कम से कम 100 दिन तक आयरन फोलिक एसिड की गोलियां लेने के लिए प्रेरित करें। जो एएनएम होती है वो गर्भवती महिला होती है, उसको फोलिक एसिड और आयरन की गोली इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी ना होने पाए। सभी गर्भवती महिलाओं को बीडीआरएल परीक्षण का होना सुनिश्चित करना। यह परीक्षण सिफिलिस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सभी गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार देने के लिए प्रतिदिन 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 10 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त के लिए गर्भावस्था की शुरुआत 3 महीने तक, ये सब था, ठीक है। अब देखो प्रसव के दौरान देखभाल क्या है। अपने क्षेत्र में होने वाली परिस्थितियों का प्रबंधन, प्रसूति के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीक का प्रयोग करते हुए माँ एवं नवजात में संक्रमण की रोकथाम करना, ठीक है। प्रसव के दौरान अधिकतम अवलोकन तथा न्यूनतम क्रियान्वयन करना वाले सिद्धांत का पालन करना, ये सब एएनएम के कार्य होते हैं। सूतिका अवस्था के दौरान देखभाल करना, अपने क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक डिलीवरी के बाद महिला के कम से कम 3 प्रसव पश्चात भेंट करना आवश्यक। महिला नवजात मतलब ये सब का देखभाल करना, ये आप देख लीजिए, ठीक है। आपको जैसे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं था कि इतना था, जब हमारा जो मातृ मृत्यु दर था उसको पढ़ाना मेरा काम था, तो मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो बच्चे की मृत्यु दर होती है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए परेशान न हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। और आपको बता दें टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो के सारे मतलब जितने भी वीडियो बना रहे हैं सबको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। आप पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम उसका सलूशन जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।